कि इनके लिए दिल्ली की दूरी बहुत दूर होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 की बात है। इंडिया एयरलाइन की फ्लाइट I-814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही है और काठमांडू से दिल्ली जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान हैं कि इनके लिए दिल्ली की दूरी बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर को रिहा करने के लिए $2 बिलियन का मांग करते हैं इंडिया सरकार से। साथ ही साथ कुछ और बड़ी डिमांड, जैसे कुछ आतंकवादियों को रिहा करना। अगले 7 दिन तक पूरा देश दिल थाम कर इस हंगामे को टेलीविजन न्यूज पर देखता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाईजैकिंग और आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। सही सुना आपने दोस्तों। फॉर्चुनेटली इसके बाद से आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ इंडिया में। आइए समझते हैं इस पूरे एक्सीडेंट को गहराई से। दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us with our heads down. पैसेंजर हैं, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. इस फ्लाइट के काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट में पैसेंजर्स को खाना सर्व किया जाता है और जब पैसेंजर्स अपना लंच खा रहे थे तभी अचानक से 4 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं, लोगों का खाना छीनना शुरू करते हैं और अनाउंस करते हैं फ्लाइट में इस प्लेन को अब हाईजैक किया जा चुका है। हाईजैकर्स बड़ी जल्दी पायलट के कैबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहो। एक्चुअल में हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, तो ये प्लेन दिल्ली से आगे निकल जाता है पाकिस्तान की ओर, स्पेसिफिकली लाहौर के एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाले थे उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम यहाँ लैंड नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हाईजैकिंग की खबर पता चलती है 4:04 पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 5:02 पर इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्लाइट I-814 के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन देवी शरण इन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया है। कैप्टन कहते हैं इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कि प्लीज़ पाकिस्तान वालों को कहो हमें परमिशन दें लैंड करने के लिए, क्योंकि हाईजैकर्स यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने लग रहे हैं। हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि वह पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे अगर हमें पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया। शाम को ठीक 6:30 पर इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान से कि प्लेन को लाहौर में लैंड करने दिया जाए, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं दी जाती है। इसी बीच प्लेन में बैठे कैप्टन देवी शरण हाईजैकर से बात करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में अब फ्यूल बहुत कम बचा है, हम यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकते उनकी परमिशन का, हमें कहीं पर लैंड करना पड़ेगा। प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए हाईजैकर को कन्विंस करते हैं और कन्विंस करने में सफल होते हैं और हाईजैकर्स बोलते हैं कि ठीक है, अमृतसर में रिफ्यूलिंग करा दिया जाए। रिफ्यूलिंग के लिए 6:44 PM फ्लाइट अमृतसर की ओर डिसेंट करने लगती है। अब एक ऐसी चीज़ थी दोस्तों कि हाईजैकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्होंने इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया था और इंडिया में ही लैंड हो जाना बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके मतलब इंडिया गवर्नमेंट और अथॉराइज के पास एक बड़ा अपर हैंड होगा। ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। इंडिया फोर्सेस अब शायद बड़ी आसानी से सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकती है क्योंकि प्लेन इंडिया में लैंड होने जा रहा है। लेकिन आगे जो होता है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक ब्लंडर है। सुब्रमण्यम स्वामी इस एक्सीडेंट को डिस्क्राइब करते हैं एज द वर्स्ट कैपिटल टू टेररिज्म इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसी क्या गलती कर बैठती है इंडियन अथॉरिटीज? गलती एक नहीं बल्कि कई होती हैं। 7:01 PM अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट करी जाती है कि फ्लाइट में रिफ्यूलिंग करी जाए। कमाल की बात यह है कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को खबर के बारे में 1 घंटा पहले ही पता चलता है और वह भी बाकी ऑफिशियल के थ्रू नहीं बल्कि टीवी न्यूज चैनल के जरिए। इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा फेलियर कम्युनिकेशन था कि इतने इम्पोर्टेंट आदमी को इस हाईजैकिंग के बारे में 1 घंटा पहले ही पता चलता है।
हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है। इसके अलावा एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जिसका पर्पस होता है कि प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करो। ऐसा करने से कमांडो को ज़्यादा टाइम मिल पाएगा स्ट्रेटजी डेवलप करने का और कुछ ग्राउंड पर ऑपरेशन कंडक्ट करने का। लेकिन प्लेन में बैठे हाईजैकर्स लोकल पुलिस ऑफिशियल से कम्युनिकेट करने से ही मना कर देते हैं। वो सिर्फ दिल्ली में बैठे ऑफिशियल के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे थे और इस कम्युनिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। देवी शरण एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को प्लीज रिफ्यूल कर दिया जाए। अगर रिफ्यूल नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर धमकियाँ दी जा रही हैं इन आतंकवादियों के द्वारा कि लोगों पर हमला करना शुरू कर देंगे, पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। 5 मिनट गुजर जाती है, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती है। हाईजैकर्स एक्चुअली में एक आदमी पर हमला कर देते हैं जिसका नाम था सतनाम सिंह। एक चाकू से उन्हें काफ़ी चोट पहुंचती है। उनकी गर्दन पर एक बार फिर से कैप्टन देवी शरण रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन में रिफ्यूलिंग जल्दी से जल्दी की जाए। इसी बीच 40 मिनट गुजर जाते हैं। 7:45 PM क्राइसिस मैनेजमेंट एक प्लान बनाते हैं और पंजाब पुलिस को ऑर्डर देते हैं। यह सोचते हैं क्यों न जब हम फ्यूलिंग कर रहे हों प्लेन की उस फ्यूल टैंक में हम पंजाब पुलिस के कुछ अफसरों को छुपा कर ले जाएं और छुपके से वो जाकर प्लेन के टायर पंचर कर दें। टायर फुस होने से प्लेन दोबारा हवा में नहीं उड़ पाएगा। लेकिन इस प्लान को एक्शन में लाने से पहले ATC के पास एक और प्लान होता है। सामने एक फ्यूल टैंक ले जाकर खड़ा कर दें उसका रास्ता रोकने के लिए। तो एक फ्यूल टैंकर चलना शुरू करता है प्लेन की तरफ। लेकिन फ्यूल टैंकर का जो ड्राइवर था वो थोड़ी तेज़ गाड़ी चलाने लग रहा था। तो ATC वालों को लगा अगर इतनी तेज़ में हम जाएंगे कहीं हाईजैकर्स को ये ना लगे कि कुछ यहाँ पर गलत होने लग रहा है। तो उस ड्राइवर को बोला जाता है कि भाई धीरे चला थोड़ी गाड़ी को। वो ड्राइवर कम्युनिकेशन कहो या कुछ कहो वो अचानक से गाड़ी को रोक देता है। फ्यूल टैंकर प्लेन में कॉकपिट में जो बैठे थे हाईजैकर्स और कैप्टन वो इस चीज़ को होते हुए देखते हैं और हाईजैकर्स को देखकर लगता है भाई ये क्या हो रहा है। पहले यह गाड़ी तेज से हमारी तरफ आ रही थी और फिर अचानक से रुक गई। यहाँ पर कुछ तो मामला है। ये कुछ न कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ रिफ्यूलिंग, प्लेन को वापस हवा में ले जाया जाएगा। बिना रिफ्यूलिंग के कैप्टन शरद को तुरंत प्रेशराइज किया जाता है कि प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाया जाए और ये जो फ्यूल टैंकर प्लेन के सामने खड़ा है इसे इग्नोर करो, टक्कर मार दो, जो करना है करो, प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाओ। प्रेशर में आकर कैप्टन शरद फिर से प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए तैयार करते हैं। रनवे पर स्पीड करते वक्त वो बाल बाल बचते हैं उस फ्यूल टैंकर से जो प्लेन के सामने था। ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था लेकिन नहीं होता है और प्लेन एक बार फिर से हवा में चले जाता है। ये होता है एग्जैक्टली 7:49 PM पर, वही समय जिस टाइम पर NSG के कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ऑपरेशन पूरी तरीके से बैकफायर कर जाता है। NSG के कमांडो को कोई मौका ही नहीं मिल पाता कोई एक्शन लेने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लेन में अभी भी फ्यूल नहीं डला है। टेक ऑफ के वक्त कैप्टन देवी शरण ATC को मैसेज भेजते हैं, वी आर ऑल टाइम, हम सब मरने वाले हैं। अमृतसर से लाहौर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और ये फ्लाइट एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर मुड़ती है। एक बार फिर से पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर परमिशन डिनायर देते हैं। हम लैंड नहीं होने देंगे इस प्लेन को। पाकिस्तान में उन्हें खतरा था कि हाईजैकर्स पायलट को प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती लैंडिंग करवाएंगे लाहौर के एयरपोर्ट पर। तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर एक्चुअली में लाइट बंद करा दिया जाता है। जो भी नेविगेशन एड्स और लाइटें मौजूद थी एयरपोर्ट पर सब टर्न्ड ऑफ, ताकि प्लेन को अगर लैंड करना भी चाहें तो मुश्किल हो बिना लाइट का लैंड करना। लेकिन कैप्टन शरण के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है हाईजैकर्स की तरफ से कि वो कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता यहाँ रनवे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमें प्लेन को लैंड कराना है, कहीं भी करा लो लैंड। तो फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आती है और अचानक से कैप्टन शरण रियलाइज करते हैं कि वो एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं। यह देखकर वह एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के एयर कंट्रोलर ट्रैफिक के पास कि हम एक हाईवे पर क्रैश लैंड कर जाएंगे अगर हमें आपने एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया तो। यह सुनकर फाइनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाहौर एयरपोर्ट का एग्री कर जाता है और यह प्लेन लाहौर में लैंड करता है 8:07 PM पर।
इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के एयरपोर्ट ऑफिशियल से बोला जाता है कि प्लीज इस प्लेन को दोबारा से मत उड़ने देना। इंडिया का प्लान था कि इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थ सारथी को भेजा जाएगा हाईजैकर्स के साथ निगोशिएट करने के लिए। यहाँ पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट पर फाइनली विमान को रिफ्यूल किया जाता है और प्लेन को दोबारा टेक ऑफ होने से रोकने के लिए फिर से सारी लाइटों को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और कमांडोज इस प्लेन को घेर लेते हैं। ऑपरेटली हाईजैकर्स के साथ निगोशिएट करने की भी कोशिश करी जाती है पाकिस्तान फोर्सेस के द्वारा। वो कहते हैं कि औरतों और बच्चों को रिलीज कर दो, लेकिन ये नेगोशिएट फेल हो जाते हैं। हाईजैकर्स इस बात पर फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अभी तक एक और पैसेंजर पर हमला किया जाता है। रूपन कटियाल 25 साल के गुड़गांव के आदमी जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून से लौट रहे थे। बाद में चलकर इनका देहांत भी हो जाता है। पाकिस्तान का यहाँ पे काम था इंडियन हाई कमिश्नर को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करना कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ सके निगोशिएशन के लिए, लेकिन 3 घंटे लेट वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड की जाती है। जब तक वहाँ लाहौर पहुँचते हैं पता चलता है कि प्लेन दोबारा से टेक ऑफ कर चुका है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया जब वहाँ एयरपोर्ट पर सारी लाइटें स्विच ऑफ थी, कमांडोज ने पूरी तरफ से प्लेन को घेर लिया था, फिर भी प्लेन कैसे टेक ऑफ कर गया? इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन आगे की कहानी से कुछ क्लू जरूर मिलता है। फ्लाइट को अब लाहौर से ओमान की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ भी रिजेक्शन मिलता है, परमिशन नहीं मिलती लैंड करने की। अगली लैंड इस फ्लाइट की होती है दुबई के आल मिनहाज एयरबेस पर रात के करीब 3 बजे। यहाँ पर कड़ी नेगोशिएशन के बाद फाइनली जाकर हाईजैकर्स 26 पैसेंजर को रिलीज करते हैं। इंडियन एयरलाइंस का एक स्पेशल रिलीफ एयरक्राफ्ट बुलाया जाता है दुबई में और वह इन पैसेंजर्स को ले जाकर वापस इंडिया छोड़कर आता है। उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव भी इस फ्लाइट में मौजूद थे और पैसेंजर्स को वापस घर पहुंचाने तक कंपनीज कर रहे थे। ये पैसेंजर्स जो दुबई से लौट कर आए थे, इनकी मदद से काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। इस हाईजैकर्स फ्लाइट के बारे में पता चलता है कि इस प्लेन के अंदर आदमियों, औरतों और बच्चों को सेक करके रखा गया है और सब पर ब्लाइंड फोल्ड लगा रखा है। सबकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है ताकि उनको कोई भी चीज़ दिख ना सके। कुछ औरतों ने क्लेम किया कि हाईजैकर्स एक्चुअली में डिसेंटली बिहेव कर रहे थे, उनके साथ और बच्चों को लेकर काफ़ी अफेक्शनेट थे। बताया जाता है कि उनके द्वारा कि 5 हाईजैकर्स थे जिन्होंने अपने अलग अलग नाम रखे थे। इनमें सबसे बड़ा इनका लीडर जो अपने नाम पर चीफ करके पुकारता था, और उसके अलावा जो 4 रहे वह बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला, ये इनके फर्जी नाम थे जो ये इस्तेमाल कर रहे थे हाईजैकिंग के वक्त। लेकिन इनके असली नाम हमें बाद में पता चला। इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सईद सनी, अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शकीर। ज़्यादातर हाईजैकर्स खुद पाकिस्तान के थे। कैप्टन और होस्टेज दोनों बाद में बताते हैं हाईजैकर्स बर्गर के बारे में कि उसने लोगों का दिल जीत लिया था फ्लाइट पर गाना गाकर, जो सुनकर और उनके साथ बातचीत करके। काफ़ी हैरानी वाली बात कि कुछ हाईजैकर्स इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ से ऐसी भी कहानी आ रही थी कि ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा था। एक औरत बताती है कि उनका बच्चा रो रहा था भूख के मारे और हाईजैकर्स ने चिल्लाकर बोला कि इस बच्चे को चुप कराओ। एक दिन बीत जाती है। जो पैसेंजर्स प्लेन के अंदर मौजूद थे उनकी हालात बद से बदतर होते जा रही है। खाने और पानी की सख्त कमी है, टॉयलेट की बुरी हाल हो रखी है। प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और इस बार ये जाती है अफगानिस्तान की ओर। 26 दिसंबर सुबह की 8 बजे प्लेन लैंड करता है कंधाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और लैंडिंग के बाद यह मौजूद तालिबान के अथॉरिटीज ऑफर करते हैं कि वो मीडिएट करेंगे हाईजैकर्स और इंडिया के बीच में। जी सही सुना आपने, क्योंकि इस समय पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, लेकिन इंडिया इस तालिबान के सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो इंडिया अपने इस्लामाबाद के हाई कमीशन ऑफिशियल को कंधाल भेजता है नेगोशिएट करने के लिए। अगले 6 दिन तक प्लेन में बैठे लोग यहीं पर रहते हैं। 6 दिन, इतना सब हो जाने के बाद भी 6 दिन तक वो वहीं पर बंद रहते हैं। कोई अंदाज़ा नहीं उन्हें कि आगे क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या है, क्या ये यहीं पर मारे जाएंगे। तालिबान के असली इंटरेक्शन पर शक होने लगा था इंडिया गवर्नमेंट को, क्योंकि इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया है तालिबान के लोगों ने, जिन्होंने हथियार पकड़ रखे हैं।
तालिबान का कहना है कि ये हाईजैकर्स के अगेंस्ट कर रखा है उन्होंने, कि कोई भी हाईजैकर्स यहाँ पर रेगुलेट बिहेव ना करे, इसलिए हमने सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ अपने लोग लगा दिए हैं। लेकिन इंडिया एनालिटिक्स का मानना है कि यह इसलिए किया गया कि इंडिया अपनी तरफ से कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना कर पाए हाईजैकर्स के अगेंस्ट। अजीत डोभाल, जो कि उस वक्त एक स्पेशल टीम का हिस्सा होते हैं, जिसे कंदाल भेजा जाता है टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने के लिए, वो कहते हैं कि हाईजैकर्स को आईएसआई की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। कंदाल में उन्हें गारंटी किया जा रहा था कि उन्हें सेफ एग्जिट मिलेगा। उनका कहना था कि अगर आईएसआई यहाँ पर इन्वॉल्व ना होती तो इंडिया इस हाईजैकर्स को रिवॉल्व कर पाती। साल 1999 की बात है, ये वही साल है जब कारगिल का युद्ध भी हुआ था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश भी करी थी पीसफुल रिलेशन बनाने की पाकिस्तान के साथ, लेकिन वह फेल रहे। और ये हाईजैक एक बड़ा सेंसिटिव इशू था प्राइम मिनिस्टर की इमेज को लेकर। काफ़ी चीज़ें आज तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हैं। इस केस के बारे में हम यह नहीं जानते आज के दिन तक कि काठमांडू के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ब्रिज कैसे हुआ। बोला जाता है कि दाऊद इब्राहिम के नेपाल नेटवर्क को यूज किया गया था।